एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलेगी या नहीं? 2 बजे अदालत दोबारा बैठेगी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही थी। कोर्ट ने कुछ फाइलें मंगवाई हैं। फाइलें 2 बजे पहुंचेंगी तो कोर्ट उन पर विचार करेगा, लेकिन 2:30 बजे तक ही आज सब कुछ कोर्ट के अंदर होना है। मतलब 2:30 बजे तक उम्मीद अभी ऐसा लग रहा है कि शायद कोर्ट अपना फैसला दे दे और ये आज कोई तारीख ना पड़े। और अगर आज अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला आ गया तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, और अगर उनकी बेल ठुकरा दी जाती तो उनको फिर तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। इस खबर पर जैसे ही अदालत दोबारा बैठती है, हम कहानी कुर्सी की में लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे और इस पूरी खबर की समीक्षा करते रहेंगे। इस बीच आप जरा चुनाव की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि देश में आज तीसरे चरण का चुनाव हुआ है। 93 लोकसभा सीटों पर 11 राज्यों में आज पोल पड़ रहे हैं, वोटिंग हो रही है। और वोटिंग की रफ्तार जो है अभी तक वो ठीक दिखाई दे रही है। बहुत से राज्यों में इलेक्शन पूरा हो गया, यानी आज की पोलिंग के साथ ही सभी सीटों में कुछ राज्यों की वोट पड़ गया, जिसमें गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु ये बड़े राज्य हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में वोटिंग पूरी हो गई है। त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में लगभग वोटिंग आज पूरी हो जाएगी। होम मिनिस्टर अमित शाह के कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़ना है आज। आप वो तस्वीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट भी गुजरात में है, वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। एक और तस्वीर, उसमें एक बड़ी खास तस्वीर आई। जब वो वोट डाल के बाहर निकले तो बाहर बहुत सारे लोग कतार में लगे थे, उनसे मिल रहे थे प्रधानमंत्री। एक बूढ़ी महिला ने उनके हाथ में जो है कलावा बांधा, रक्षा सूत्र बांधा। वो प्रधानमंत्री ने बड़ा झुक करके नमस्कार करके वो स्वीकार किया। बहरहाल गुजरात से आइए शुरुआत कर लेते हैं हम। सभी सीटों पर आज वोट पड़ गए हैं वहाँ पर, और बड़ी खबरों में रहा है गुजरात। राजकोट में आपने देखा था कि पुरुषोत्तम रूपाला ने कोई बयान दिया, उसकी बड़ी नाराजगी रही। पूरे राज्य के अंदर राजपूत समुदाय ने जो है मोर्चा एक तरीके से खोल दिया था। लेकिन अब वोटिंग गुजरात में पूरी होगी। क्या रिपोर्ट गुजरात से? कहीं कोई दिक्कत बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है आपको? कहीं कोई कांग्रेस के लिए अच्छे समाचार दिखाई देते हैं आपको? हर्षवर्धन जी, देखिए, सबसे पहले तो ये सौरभ जी की वोटिंग बड़ी अच्छी चल रही है। हाँ, अब अभी चूँकि गर्मी बहुत है तो हो सकता है बीच के 2-3 घंटे थोड़ा वोटिंग कम हो, ये विशेष करके जो 12 से 4 सबसे ज़्यादा जो धूप होती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जिसकी चिंता पहले और दूसरे चरण में की जा रही थी वो तो ठीक होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 93 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग 85-90% स्ट्राइक रेट वाली सीटें। बिल्कुल। इनमें से आप नाम लीजिए और बोलते जाइए। आप गुजरात से चूंकि शुरू कर रहे हैं तो मैं गुजरात की बात करूं, लेकिन उससे पहले आप सोचिए गुजरात की आप 26 सीटों की बात करेंगे तो एक पहले ही निर्विरोध जीत चुका है, 25 बची, 26 के 26। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, 10 में से 8 उनके पास थी। इस बार भी माहौल वही है। बिहार की सीटें, असम की सीटें, मध्य प्रदेश की सीटें, मतलब आप जिस भी जगह यहां ये देखेंगे तो ये 93 में 85 से 90% सीटें उनके साथ जा रही। अब गुजरात पर आ जाते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी बनासकांठा और साबरकांठा की रैली में गए, फिर जब वो जाम साहब के घर गए, वहां के जो राजा शत्रु शल्य सिंह हैं उनके घर पर गए, और उसके बाद जो अमित शाह की वहां रैलियां और कार्यक्रम हुए, और उसके बीच में जो कमलम, जो गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी का राज्य मुख्यालय है, उसके बाद कहीं भी कोई जो विरोध के स्वर थे और जैसे अचानक, जैसे कहते हैं ना कपूर जल जाए तो गायब हो जाता है, पता नहीं चलता, तो वो गायब हो गया है। वो बिल्कुल कोई विरोध का स्वर नहीं दिख रहा है। सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा, नरेंद्र मोदी का गर्वी गुजरात काम कर रहा है। 26 की 26, जिसमें से 25 चुनाव में है, एक तो जीत गए, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को आती हुई दिख रही है। लेकिन जरा थोड़ी सी प्रचार की मैं बात कर लूं साथ साथ, क्योंकि वोट पड़ रहे हैं तो प्रचार भी चल रहा है। प्रधानमंत्री का प्रचार बिल्कुल फोकस्ड है इस वक्त, और बिल्कुल थीम जो है वो तुष्टीकरण है, मुस्लिम तुष्टीकरण। अभी क्या बोला उन्होंने कि कांग्रेस की चली तो ये कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। देखिए, उन्होंने जो कहा था, अब इसको जो दर्शक देख रहे हैं वो इसको जरा जोड़ के देखें। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा हमने प्रतीक्षा की, मीडिया ने उतनी चर्चा नहीं की, लोगों ने चर्चा नहीं की, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ, पर्सनल लॉज के पक्ष में कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, मतलब मुस्लिम अपीजमेंट का मैनिफेस्टो था। हमने जब कहा तो उसके बाद बात हो रही, हमें कहा जा रहा है कि हम कम्युनल हैं, लेकिन हमने बेनकाब कर दिया उनकी राजनीति। मुसलमानों को सरकारी योजना में कोई भेदभाव मोदी सरकार में नहीं होता है, ना होगा। ये वो अभी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों का भी हम सैचुरेशन करेंगे स्कीम का। लेकिन वो आगे जो कहते हैं उसको किसने साबित किया? उसको उस व्यक्ति ने साबित किया जिसने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा लेकर जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, पूरा आरक्षण देना चाहिए। तो जो काम राहुल गांधी छिप छिप कर
बचा बचा कर बिना बोले कर रहे थे कि मुस्लिम वोट बैंक एक साथ हो जाए, आज उसको लालू प्रसाद यादव ने कर दिया। और अभी तक जो लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कम्युनल कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अब लालू प्रसाद यादव के बयान पर वो क्या कहेंगे। और तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, लालू जी के लिए भी बहुत कठिन है। लालू जी के लिए बिहार की हर सीट बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि पिछली बार तो एक भी सीट वो नहीं जीत पाए थे। अब उनकी चुनौती बड़ी है। तो क्या ये जो मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी में से विशेष करके जो यादव हैं, कुर्मी हैं, दूसरे जो पिछले समुदाय के लोग हैं, उनके में से काट कर मिलेगा, या किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री कहते थे वो सामने खुलकर दिख गया। ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब चुनाव में जो जितनी विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी, उसकी नजर मुस्लिम वोट पर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आपको सारे बयान एक लाइन से ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। मतलब सोचिए कोई बड़ा नेता महाराष्ट्र में कांग्रेस का ये कह दे कि कसाब ने हेमंत करकरे को मारा ही नहीं था। कोई कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है कि नहीं, बड़ा नेता नहीं, शशि थरूर उसके आगे कह रहे हैं कि इसकी फिर से नए सिरे से जांच कराइए। मतलब बताइए, विजय वडेट्टीवार वो लोकसभा में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, और शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के सांसद, वो कह रहे हैं। तो उनको भी लग रहा है कि उनका वोट बैंक ठीक होगा, जो कम्युनिस्टों से लड़ रहे हैं तो मुसलमान कम्युनिस्टों की तरफ न जाए, उनके पीछे खड़ा हो जाए। और ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं कि क्या देश के मुसलमानों को भी अब उनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है इस चुनाव में दिखाई दे रही है। लेकिन मैं जरूर टिप्पणी करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था इनफैक्ट, अभी एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला, रागी जी का कॉमेंट उस पर लेता हूं, सीधे मुसलमानों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये इसकी सरकार गिराना उठाना इस चक्कर से बाहर आई है। ये सोचिए कि आपको मिला क्या है। आप लोग देश में योगा का विरोध करते हो, मैं सऊदी अरब जाता हूं तो वहां लोग मुझसे कहते हैं कि योग के लिए कुछ कीजिए यहां पर। मतलब हमारे यहां पर फिजूल की बातों में जो है उनका एक कहना था कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो है वो पड़े रहते हैं। इसके बाद आगे वो ये कहते हैं कि आपको लोग कहते हैं बीजेपी आपकी हक की पार्टी नहीं है, जाओ बीजेपी के दफ्तर में बैठ जाओ, कब्जा कर लो बीजेपी के दफ्तर में, 50 लोग जाकर के बीजेपी के ऑफिस में बैठ जाओ, कौन नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, कौन तुमको बाहर निकाल देगा। मैंने ऐसे बोलते हुए प्रधानमंत्री को नहीं सुना कभी। देखिए, प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है कि 2019 के बाद से लगातार ये बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, सबका साथ के साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास, तीनों बातें आई। और उसके पीछे एक तर्क भी था, कारण भी था। यही तर्क था कि हम सभी के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर बात वहीं जाकर के अटक जाती है। जब आप सबके लिए काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि भारत की संस्कृति और भारत का आध्यात्म, भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है, वो तो हिंदुत्व से ही है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, संस्कृत की बात करती है, योग की बात करती है, रामायण की बात करती है, तुलसी की बात करती है, स्वाभाविक है कि तो एक जो है ये बताया जाता है कि भाई देखिए, ये जो है सेफ्रनाइजेशन है, कम्युनल एजेंडा, ये जो है वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। नतीजा ये है कि सब बेनिफिशियरी होने के बावजूद भी एक आंकड़ा आया है कि 33% से लेकर के 36 और 42% तक जितनी योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है वो मुसलमानों को भी हुआ है। इसके बावजूद भी मुसलमान वोट किसकी दिशा में करते हैं। और ये यदि पैटर्न देखेंगे तो बड़ा डिप्रेसिंग होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो एक तरफा संवाद नहीं हो सकता ना। हम तो आपके लिए करें, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उसके बेनिफिशियरी मुसलमान रहे, 2019 में है तब भी है। गलत है कि आपके लिए किया, मतलब वो तो सरकार का फर्ज है ना, नहीं सबके लिए करना। मैंने कहा सरकार सबके लिए कर रही है, वो मान करके चलते हैं कि ये सरकार मेरी नहीं है, हिंदुओं की सरकार है, ये हिंदुत्व की सरकार है। इसका मतलब यही है ना कि आप नहीं चाहते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बने। आप चाहते थे कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड कश्मीर है, वहां वो इसी प्रकार का रेडिकल टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म चलता रहे और भारत की सरकार उसमें हस्तक्षेप न करे। आप यही चाहते हैं ना कि टर्की या इजराइल में जो चीज हो रहा है, मुस्लिम आतंकवादी जो काम कर रहे हैं, उसके साथ भारत की सरकार समर्थन में खड़ा हो जाए। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाकी देश की जितनी पार्टियां हैं उनसे अलग है। नतीजा यह है कि अब मुस्लिम सवाल यही आकर के टिक जाता है, क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी ऐसी ही उम्मीद जगी थी और 2004 में हमने नतीजे देखे थे, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था। 2014 में भी हम देखे हैं कि जहां पर 1000 है वहां पर 10, 20, 42 ऐसे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहता है। अभी भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वो वोट ज्यादा तादाद में तो ये सोचने की बात किसके लिए है? ये सोचने की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। अब मैं सोचने की मेरा सवाल ये है, मुसलमानों के लिए। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, सब जगह आज वोट पड़ रहे हैं।
सेकंड फेज का प्रचार जब इस तर्ज पर जब शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र की बात की, उधर से पलटवार हुआ, सारी बातें, आज मुस्लिम आरक्षण खुलकर लालू यादव ने कह दिया है, क्या यही थीम रह गई थर्ड फेज के वोट की? देखिए, थीम तो ये बनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कहने के बाद, देखिए प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उसका बहुत प्रभाव रहता है, उनकी अपनी बातों का देश में बहुत प्रभाव होता है, और इसके कारण जो अगर वो हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं तो उसका असर तो चुनावों पे आपको साफ दिखाई देगा। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि दूसरे कांग्रेस पार्टी या फिर अब लालू प्रसाद यादव जैसे की बात हो रही थी, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं या फिर जिस तरह से बयान कर्नाटक में आरक्षण को लेकर हुए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर हुए, ये सारे ऐसे बयान हैं जो ध्रुवीकरण इस चुनावों का कर रहे हैं। अब वो कारण पार्टियों की मजबूरियां हैं या फिर जो है वो एक सच में किसको फायदा होता है अगर ध्रुवीकरण होता है? तो आज अगर पोलराइज्ड वोट होता है तो किसका फायदा है? ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फायदा बीजेपी को होता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो हिंदू बहुल्य हैं, और अगर जातियों में नहीं बट पाती है, वहां पर वोटर्स जातियों में नहीं बट पाते हैं और एक हिंदू अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को होता है। आपको ये माहौल बनता हुआ दिखा? देखिए, इसमें इस चुनावों में जैसे ये फेज जो है, इसमें अलग अलग चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही माहौल है। अब कर्नाटक में अगर हम बात करें तो वो सेक्स रवन्ना वाला मामला जो है, और दूसरा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसमें जेडीएस ज़्यादा कोई सीटें हैं नहीं उसकी, ज़्यादातर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सीटें हैं, और उसमें हावेरी जैसी सीट या फिर शिमोगा जैसी सीट या और भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मुकाबला कड़ा है। कलबुर्गी जैसी सीट, यहाँ पे मुकाबला जो है टफ है। दूसरा, जहाँ तक गुजरात की बात है, हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में कांग्रेस से उनको कोई खास असर नहीं पड़ रहा बीजेपी को, लेकिन बहुत सारी सीटों पे जैसे ये कहें कि वडोदरा जैसी सीट है या बनासकांठा जैसी सीट है या एक आध और सीटें हैं, वहां पर जो बीजेपी के अंदर जो लड़ाई है, उसके कारण जरूर असर दिखा। आज सुबह सुबह एक पत्रकार मिल गए, उन्होंने वैसी बात चर्चा चल गई भाई क्या चुनाव में हो रहा है, क्या असेसमेंट है, तो मैंने अपना असेसमेंट पहले मैंने कहा अपना बताइए, तो उन्होंने कहा कि बताइए भाई कैसे 300 सीट आ रही है भाजपा को, मुझे समझ में नहीं आता। यूपी में आज वो कह रहे थे आज 10 सीटों पर मतदान, उन्होंने कहा ये 6-4 का रेशियो है, आज कम से कम 4 सीट सपा की सीट मुझे दिखाई दे रही है। राजस्थान में इलेक्शन खत्म हो गया, वहां 2-4 सीटें कम होंगी, एमपी में 1-8 सीट कम होगी, मगर बाय एंड लार्ज उनका कहना था कि कैसे रिपीट हो जाएगा 2019 समझ में नहीं आता। नहीं, मुझे लग रहा है 2019 से ज़्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, अगर ध्रुवीकरण की बात हो रही है तो मैं कह रहा हूँ जो 93 सीट्स में जो वोटिंग हो रही है उसमें से 74 सीटें ऐसी है जहाँ पर सीधा सीधा ध्रुवीकरण का असर पड़ेगा। 74 सीट्स आज के मतदान के अंदर है, पिछली बार 75 सीटें इनमें से जीती थी भारतीय जनता पार्टी। और मुझे लग रहा है कि वो सब राज्य, आप देखिए गुजरात पूरी 26 सीटों का है, महाराष्ट्र की 11 सीटें वो सेंसिटिव है, बिहार की 8 सीटें देख लीजिए, मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं, आसाम की 5 सीटें इसके अंदर शामिल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस बात का जरूर असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सारी सीटें हैं आज जहां आने वाला है। लेकिन चुनौती फिर बढ़ गई ना उसको रिटेन करना। बिल्कुल, निश्चित रूप से, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, उससे ज्यादा चुनौती विपक्ष के पास है कि वो भारतीय जनता पार्टी से वो सीटें छीने। तो क्या विपक्ष ने 5 साल के अंदर ऐसा कोई काम किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सीटें जीती थी, विपक्ष वो छीनने की स्थिति में आ रहा है? सर 4 सीट पश्चिम बंगाल की छोड़ दीजिए तो सब जगह डायरेक्ट बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला, बिल्कुल सीधा। असम में AIUDF 2-4-5 सीटों वाली बात है, अदरवाइज सीधा जो है हर स्टेट में सीधे कांग्रेस से जनता पार्टी कांग्रेस का डायरेक्ट मुकाबला है, वहां भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की चुनौती नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि आज जो 93 सीटों में जो मतदान हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी 3 से 4 सीटें बढ़ा लेगी। लगता है ये फेस बीजेपी का रहेगा? 100% रहेगा, 95% का स्ट्राइक रेट रहेगा। पिछली बार जो है ना वो 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट था इन सारे सीटों पर। इस बार 90 के ऊपर ये 93 सीटों में मैंने कहा चुनौती भी है ना सर, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है। अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे अररिया को हम केस ले लेते हैं, अररिया में अब 41% मुसलमान है वहां पे, और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पिछली बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती थी, क्या इस बार भी जीत दर्ज कर पाएगी? क्योंकि मुसलमानों का वो जो वोट बैंक जो 2019 में जेडीएस के साथ था, क्या आज भी वो इंटैक्ट जेडीएस के साथ रहेगा? मुझे संदेह। जेडीयू बिहार को लेकर महत्वपूर्ण बात आ रही है सर कि जो आज जो सीटें हैं बिहार की, उसमें किसी भी पार्टी ने कोई सवर्ण उम्मीदवार नहीं खड़ा करा है, सारे सबने ओबीसी खड़े करे। सर मैं तो कह रहा हूँ लालू जी का सुबह सुबह ही बयान आ गया, वोटिंग वाले दिन ही तो बयान आ गया सुबह सुबह। नहीं, देखिए हर चीज का असर रहता है। आप लोग ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, ठीक बात है, अगर हिंदू मुसलमान हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, लेकिन क्या देश में कभी हिंदू मुसलमान होता है? मेरा मानना है कि नहीं होता। अगर हिंदू मुसलमान इस तरह से होता तो भारतीय जनता पार्टी को 450 सीटें अपनी मिलती, एनडीए की सीटें और ज्यादा। यहां हिंदू जातियों में ही वोट करता है, इसको आप समझिए,
और कर भारतीय रहा जनता है, पार्टी ने उस करता है या बिल्कुल, कर रहा है? है। और भारतीय जनता पार्टी के नुकसान के लिए ये मत समझिए कि राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, दूसरी विपक्षी पार्टियां, ये अगर इनको पता होता कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हिंदू मतदाता अभी भी वैसे नहीं देखता। जिस मतदाता को वोट करना है वो तो हिंदू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जब मुस्लिम एकजुट हो जाएगा और थोड़ा भी हिंदू मतदाता कट कर जाएगा, तो जैसे अभी अररिया का एक बता दिया, बिहार में ऐसी कम से कम 6 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसी कम से कम 10 सीटें हैं, और ऐसे अलग अलग राज्यों में ऐसी सीटें बढ़ जाएंगी जहां मुस्लिम के साथ एक वर्ग हिंदुओं का मिलेगा, यानी जाति का, और वो जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, अगर मुस्लिम पोलराइजेशन हो रहा है तो हिंदू पोलराइजेशन भी हो। अभी मुझे पूरी तरह से वो लाभ होता हुआ नहीं दिखता।